हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर से कैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट की ओवरले डिजाइन की जाती है। FWD टेस्ट के द्वारा हम किसी भी रोड की बची हुई लाइफ निकाल सकते हैं और साथ ही उस पर ओवरले की क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी एसेस कर सकते हैं। और ओवरले डिजाइन बेंकलमैन बीम से भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि बेंकलमैन बीम स्टैटिक लोड का यूज करती है जबकि FWD डायनामिक लोड का यूज करती है और डायनामिक लोड फील्ड कंडीशन से ज्यादा सिमुलेट करता है। तो स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन के लिए 3 स्टेप जरूरी हैं। सबसे पहले पेमेंट कंडीशन असेसमेंट, सबग्रेड की स्ट्रेंथ का असेसमेंट और पेमेंट मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, यानी कि जो मौजूदा पेमेंट की लेयर्स हैं वो किस तरह की हैं और उनकी क्या थिकनेस है। FWD की कंसेप्ट वही है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की होती है, यानी कि मैकेनिस्टिक अप्रोच। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर पर लोड लगाते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है और इस डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन लोड के नीचे सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं लोड से डिफ्लेक्शन कम होता रहता है। FWD में भी पेमेंट पर एक डायनामिक लोड लगाते हैं जिसके कारण उसमें एक डिफ्लेक्शन बाउल क्रिएट होती है और ये डिफ्लेक्शन बाउल पेमेंट की डिफरेंट लेयर्स की रिस्पॉन्स पर या डिफरेंट लेयर्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इसलिए इस बाउल से हम लेयर की जो इंडिविजुअल लेयर्स की ई वैल्यू है उनको हम निकाल सकते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड से। तो ये है FWD का अप्रोच या कहिए कंसेप्ट। जितना पेमेंट वीक होगा उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन हम मेजर करते हैं और इस डिफ्लेक्शन से ही हम ई वैल्यू निकालते हैं बैक कैलकुलेशन से। FWD एक इम्पल्स लोडिंग डिवाइस है जिसमें पेमेंट पर एक ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि एक लोड जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए लगाया जाता है। एक ट्रांजिएंट लोड को लगाया जाता है और इससे बनने वाली ये डिफ्लेक्शन बाउल को मेजर करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डिफ्लेक्शन यहाँ मैक्सिमम होता है, जैसे आप दूर जाते हो ये डिफ्लेक्शन कम होता रहता है। तो इस फिगर से आप समझ सकते हो कि D0 विल बी मैक्सिमम एंड D5 विल बी द मिनिमम। तो अगर आप ये पीक लोड जो आप यहाँ लोड लगा रहे हो, पीक लोड आपको पता है और ये डिफ्लेक्शंस आप मेजर करें तो इन डिफ्लेक्शन से हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जनरली 2 तरह के FWD मार्केट में है, ट्रेलर माउंटेड एंड व्हीकल माउंटेड। लेकिन FWD कोई भी हो, बेसिक फीचर्स सेम रहती हैं और बेसिक फीचर्स हैं कि इसमें एक लोडिंग यूनिट होती है जिससे कि आप सिमुलेट करते हैं एक्चुअल लोडिंग कंडीशन को। यहाँ डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए सेंसर्स होते हैं, एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है जिससे कि आप ये लोड और उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और एक इम्पल्स लोडिंग डिवाइस जिससे कि आप ट्रांजिएंट लोड अप्लाई करते हैं। और यूजर इस फॉलिंग वेट का मास और हाइट दोनों कंट्रोल कर सकता है जिससे कि इम्पल्स लोड का मैग्नीट्यूड चेंज किया जा सकता है। फॉलिंग वेट का मास जो है 50 से 350 kg तक और उसकी हाइट 100 से 600 मिलीमीटर तक अवेलेबल है। टोटल मिलाकर एक FWD में यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसका कि डायमीटर 300 मिलीमीटर होता है। इसके नीचे एक रबड़ पैड होती है ताकि लोड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो। यहाँ पर लोड अप्लाई करने का प्रोविजन होता है, एक मास नीचे गिरता है और बिटमस पेमेंट पर जो टारगेट लोड होता है 40 किलोन्यूटन होता है और अगर 40 किलोमीटर से ज्यादा या कम है तो फिर डिफ्लेक्शन डेटा को हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका पेमेंट बहुत कमजोर है या आपने बहुत ज्यादा लोड लगाया है तो ये डिफ्लेक्शंस जो हैं, जो ट्रांसड्यूसर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोड कम कर दें या उसकी हाइट कम कर दें। और ये भी ध्यान रखना है कि 1.2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जियोफोन लगा हुआ है, उसमें कम से कम 10 माइक्रोन का डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो आप लोड इस तरह से डिसाइड करें, इस तरह से डिफाइन करें कि
डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और डिफ्लेक्शन बहुत कम भी ना हो। नॉर्मल FWD should be capable to generate load impulse of duration 15 to 50 मिलीसेकंड, यानी कि लोड जो अप्लाई होता है उसका जो ड्यूरेशन है 50 से 15 मिलीसेकंड तक रहना चाहिए। और ये इस तरह से निकाला गया है कि जैसे आप टायर इम्प्रिंट की जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर मानते हैं या डायमीटर 30 सेंटीमीटर मानते हैं, तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए अगर एक व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो अब कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब 18 से 20 मिलीसेकंड तक आता है। इसलिए मिनिमम 15 मिलीसेकंड रखा गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि सफिशिएंट नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसर्स ये 6 से लेके 9 तक हो सकते हैं टू मेजर डिफ्लेक्शन बाउल। तो ये डिफ्लेक्शन बाउल मेजर करने के लिए सेंसर, सबसे पहला सेंसर एकदम लोड के नीचे, और उसके बाद अगर आपके पास 7 सेंसर हैं तो उनकी डिस्टेंस 220, 30, 45, 60, 90, 120 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ FWDs में ये डिस्टेंस 30, 60, 90, 120, 150, 180 सेंटीमीटर भी होती है। और अगर आप 6 सेंसर यूज कर रहे हैं तो पहला सेंसर एज यूजुअल लोड के नीचे और बाकी 5 सेंसर्स की डिस्टेंस होती है 30, 60, 90, 120, 150 या 20, 30, 60, 90, 120। पेमेंट इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहला स्टेप है कंडीशन सर्वे। इसका पर्पस यूनिफॉर्म सेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें पूरी रोड लेंथ का विजुअल सर्वे किया जाता है और साथ ही क्रैकिंग, रटिंग या दूसरे तरह के जो डिस्ट्रेस हैं उनको मेजर किया जाता है। फिर टोटल रोड लेंथ को हम होमोजेनियस सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ये सर्वे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप BBD स्टडीज के दौरान भी करते हैं। IRC 115 में इन डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्मेट भी दिया गया है जिसे आप इस कंडीशन सर्वे के वक्त यूज कर सकते हैं। और कंडीशन सर्वे के आधार पर आप अपनी रोड लेंथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गुड, फेयर एंड पुअर। और उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से है कि अगर आपका क्रैकिंग 5% से कम है और क्रैक विड्थ 3 मिलीमीटर से कम है या रट डेप्थ जो है 10 मिलीमीटर से कम है, तो ऐसे सेक्शन को हम गुड सेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। जब ये आपका क्रैक्ड एरिया 5 to 20% ऑफ टोटल एरिया हो और क्रैक्स 3 मिलीमीटर से कम हो या आपकी एवरेज रट डेप्थ 10 से 20 मिलीमीटर हो तो ये फेयर कैटेगरी में आता है, और इनसे अधिक है तो ये पुअर कैटेगरी में आता है। सेक्शन लेंथ जहां तक हो सके 1 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी जगह पर आपको लोकल फेल्योर दिखाई देता है तो ये 300 मीटर तक भी हो सकती है। अब हम हर सेक्शन में डिफ्लेक्शन डेटा लेते हैं और IRC 115 में सैंपल साइज भी दिया हुआ है। फॉर गुड कंडीशन ऑफ द रोड मिनिमम ऑफ 4 सैंपल डेटा शुड बी टेकन। अगर आपका फेयर है तो 15 और अगर आपका पुअर है तो 33। ये सैंपल साइज होना चाहिए। डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करते समय आप डिफरेंट स्कीम्स का यूज कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन मेजरमेंट उस व्हील पाथ पर भी हो सकता है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रेसेस हों, या हर लेन के दोनों व्हील पाथ पर भी हो सकता है, या सिर्फ आउटर लेन के दोनों व्हील पाथ पर आप डिफ्लेक्शन मेजरमेंट ले सकते हैं, या फिर हर लेन में जो भी व्हील पाथ ज्यादा खराब है, ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, उसके अलोंग भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। IRC 115 में कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि सिंगल लेन और सिंगल लेन टू वे एंड 2 लेन 2 वे के लिए हमें आउटर व्हील पाथ के अलोंग लेना चाहिए, और ये उनकी स्पेसिंग है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सेक्शन, पुअर, फेयर, गुड। अगर आपका 4 लेन सिंगल कैरिज वे है अनडिवाइडेड और आप मेजर कर रहे हैं आउटर व्हील पाथ ऑफ द आउटर लेन तो ये स्पेसिंग रखें। अगर आप आउटर व्हील पाथ ऑफ मोर डिस्ट्रेस्ड लेन में ले रहे हैं तो ये स्पेसिंग रखें। जब आप वाइडनिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो और शोल्डर का पार्ट वाइडनिंग में आ रहा है तो उस समय आपको मेजरमेंट लेने चाहिए अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ पेव शोल्डर, इस डिस्टेंस पे लॉन्गिट्यूडनली 120 मीटर, 260 मीटर या 500 मीटर। और इसी तरीके से मल्टी हाईवे के ऊपर 4 लेन डिवाइड कैरिज वे एंड 3 और मोर लेन डिवाइड कैरिज वे। आप इस तरीके से इस कोड को यूज करके या इस टेबल को यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। और लोडिंग प्लेट को लेटरली किस प्रकार रखें उसके लिए भी कुछ इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। इसके लिए पहले आप व्हील पाथ की पोजीशन आइडेंटिफाई करें, और अगर वो संभव नहीं हो पा रहा है
तो कुछ इस प्रकार से आप आउटर व्हील पाथ को फिक्स कर सकते हैं कि सिंगल लेन टू वे सिंगल कैरिज वे के लिए 0.6 मीटर, टू लेन टू वे सिंगल कैरिज वे 1 मीटर, डिवाइड कैरिज वे विद 2 और मोर लेन 0.75 मीटर। और अगर आप आउटर व्हील पाथ ऑफ इनर लेन यूज कर रहे हैं तो फिर ये डिस्टेंस आप रखें लेटरली। ऑल दीज डिस्टेंसेस आर फ्रॉम आउटर एज ऑफ द आउटर लेन। तो इस तरीके से आप डिफ्लेक्शन मेजरमेंट लें। टेस्ट प्रोसीजर कुछ इस तरह से फॉलो करें। सबसे पहले टेस्ट पॉइंट की मार्किंग करें, उसके बाद एक जो आपका लोडिंग प्लेट है उसको नीचे लाएं और उसके साथ साथ सेंसर की पूरी असेंबली भी नीचे आती है। लोड को आप इस मार्क पॉइंट पे रखें। उसके बाद आप एक हाइट तक फॉलिंग वेट को उठाएं और ड्रॉप करें। वेट के ड्रॉप करने के बाद सेंसर्स में जो डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होता है, हालांकि वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है, उसको आप रिकॉर्ड करें और देखें कि ये डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है। साथ साथ आप पेमेंट टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर को भी नोट करें और फिर आप दूसरे पॉइंट पे जाके इसी प्रोसीजर को रिपीट करें। तो ये आपका FWD है। यहाँ पर देखिए ये एक लोडिंग प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर ये 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं और स्प्रिंग यहाँ से आप लोड ट्रांसफर करते हैं। प्लेट के नीचे एक रबड़ पैड होती है और ये पूरी की पूरी जियोफोन्स की असेंबली होती है जो कि आपकी डिफ्लेक्शन नोट करती है। लोड को यहाँ से ऊपर उठाया जाता है और गिराया जाता है। सो पहला जो अटेम्प्ट है उसको हम सीटिंग लोड कहते हैं, उसके डिफ्लेक्शन नोट नहीं करते और उसके बाद 3 या 4 बार आप इसको लोड को उठाते हैं और गिराते हैं और जियोफोन में आने वाले डिफ्लेक्शंस को नोट करते हैं। इसके बाद पूरी असेंबली को आप ऊपर उठा लें और देन मूव टू द सेकंड पॉइंट। इधर से देखिए आप, ये है आपका पूरा का पूरा असेंबली जो आपने नीचे रखा उस पॉइंट पे जहां आपको मेजरमेंट लेने हैं और इधर की तरफ ये जियोफोन्स हैं। ये आपका लोड है, इसको आप ऊपर से एक हाइट से गिराते हैं और करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शंस जो हैं आपके ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डेटा लेते हैं। यहाँ पर आपका ये डेटा रिकॉर्ड होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। यहाँ पर है इम्पल्स नंबर, लोड और ये डिफ्लेक्शंस हैं और देन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पूरे के पूरे आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। इन डेटा को फिर आप एवरेज करके एनालाइज करते हैं। तो FWD में आपको मेनली 2 पैरामीटर मिलते हैं, एक पीक लोड और पीक डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जो होते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे मिलते हैं। तो इनको एक बार चेक कर लें कि आपका जो मेजरमेंट है वो सही है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहला चेक यही है कि आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो जैसे डिस्टेंस बढ़ती है लोडिंग प्लेट से वो कम होनी चाहिए, यानी कि डिफ्लेक्शन बॉल आपकी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। यहाँ पे आपने लोड लगाया तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम होता रहता है। इसके बाद दूसरा चेक ये है कि डिफ्लेक्शन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द सेंसर। अगर ऐसा है तो लोड कम कर दीजिए। एवरेज वैल्यू ऑफ लोड एंड डिफ्लेक्शन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम 3 ड्रॉप टेस्ट। जैसे मैं आपको बताया कि पहला ड्रॉप टेस्ट हम यूज नहीं करते हैं, दैट इज सीटिंग लोड। उसके बाद 3 सैंपल कम से कम लेते हैं और फिर इन डेटा को आप नॉर्मलाइज करें कॉरेस्पॉन्डिंग टू 40 किलो न्यूटन। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी अटेम्प्ट में 50 किलो न्यूटन लोड लगता है तो जितने डिफ्लेक्शन आपके आते हैं उनको आप 40/50 यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब पीक लोड, पीक डिफ्लेक्शन और लेयर थिकनेस और हर लेयर का पोर्शन रेशो, इन पैरामीटर के साथ हम KGP बैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और इनसे आप हर लेयर का मॉडुलस बैक कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इन सर्विस पेमेंट का जो करंट स्ट्रेंथ है हर लेयर की उसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, जो डिफ्लेक्शन बाउल आपने बनाई है, और इन ई वैल्यूज को यूज करके पेमेंट की बची हुई लाइफ, रिमेनिंग लाइफ को एस्टिमेट करते हैं IRC 37 को यूज करके।
यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप बैक कैलकुलेट करते हैं और इसके द्वारा आपको मॉडलाई वैल्यू मिलती है, ये बिटमस लेयर्स के लिए टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती हैं। इसलिए टेम्परेचर करेक्शन लगाना जरूरी है। और इसी तरीके से जो सबग्रेड की और ग्रेनुलर लेयर की जो ई वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती है मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर, यानी कि सीजनल वेरिएशन। बिटमस लेयर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। तो आपको डिफ्लेक्शन के साथ साथ, लोड के साथ साथ आपको लेयर की थिकनेस और उनका मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी होती है, और यह आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हिस्टोरिकल डेटा से, या आपके रिकॉर्ड में दिया हुआ है, या एक कोर काट के भी आप निकाल सकते हैं, एक पिट बनाकर, जहां पर जिस लेयर के अलोंग आपने डेटा लिया है, डिफ्लेक्शन डेटा लिया है, वहां पर आप पिट बनाकर भी ये थिकनेस मेजर कर सकते हैं, या फिर जीपीआर यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकेशन ऑफ थिकनेस मेजरमेंट एंड FWD टेस्टिंग शुड कोइंसाइड, यानी कि जहां थिकनेस मेजर कर रहे हैं उसी लोकेशन पे आपने FWD टेस्ट किया हो, ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन के बेस पे जो आपकी बैक कैलकुलेटेड मॉडुलाई वैल्यू आती हैं, उनको हम करेक्ट करते हैं टेम्परेचर के लिए। और बिटमस लेयर इट इज ET1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू ET2। लेमडा यहाँ पर करेक्शन फैक्टर है, तो T1 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और T2 जो है, जो फील्ड में आपने मेजर किया, वो हो जाएगा। कोल्ड रीजन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड की एजम्पशन ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे एरिया में जहां डेली टेम्परेचर साल में 4 महीने या उससे ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ऐसे एरिया में डिफ्लेक्शन मेजरमेंट तभी लिए जाएं जब एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा होता है, और उस केस में करेक्शन फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। करेक्शन फॉर सीजनल वेरिएशन आप सबग्रेड लेयर में और उसमें लगाते हैं ग्रेनुलर लेयर के ई वैल्यू में। अगर आपने विंटर में डेटा लिया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मानसून सीजन के सबग्रेड के ई वैल्यू में, दैट इज द वीकेस्ट कंडीशन ऑफ द सॉइल, एंड दिस इज द इक्वेशन टू बी यूज्ड। एंड इफ यू आर टेकिंग डेटा ड्यूरिंग समर तो आप ये यूज करेंगे। और इसी तरीके से ग्रेनुलर लेयर्स के लिए भी दिया हुआ है। अगर आपने विंटर में डेटा लिए हैं तो ई वैल्यू जो आपकी बैक कैलकुलेट करके आती है, उसको आप इस इक्वेशन को यूज करके करेक्ट करेंगे। और समर के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अगर आपने समर में डेटा लिए हैं जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में आप इसको यूज करके इन वैल्यूज को कन्वर्ट करें वीकेस्ट कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज ई ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल ड्यूरिंग मानसून सीजन। बैक कैलकुलेशन से ई वैल्यू निकालने के बाद बाकी का प्रोसीजर वही है जो IRC 37 में दिया गया है। सबसे पहले डिजाइन लाइफ को एस्टिमेट करें यूजिंग दिस इक्वेशन। ये आपके लिए वेल नोन इक्वेशन है, 37 में दी हुई है। ए यहाँ पर ट्रैफिक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, दैट इज इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर ग्रोथ रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, VDF व्हीकल डैमेज फैक्टर एंड लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये सब पैरामीटर आपको पता है डिपेंडिंग अपॉन द रोड। तो आप निकाल लीजिए कितने MSA के लिए आपको डिजाइन करना है। 37 में ये इक्वेशन दी है फॉर फटीग लाइफ, फॉर 80% रिलायबिलिटी, फॉर 90% रिलायबिलिटी। यहाँ पे दिस इज रेजिडेंट मॉडुलस ऑफ बिटमस लेयर RM, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटमस लेयर। C एक यहाँ पर पैरामीटर है जो डिपेंड करता है एयर वायर्स पे और वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बिटमन। ये एक इक्वेशन है 90% रिलायबिलिटी के लिए। इसी प्रकार की इक्वेशन उसमें रटिंग के लिए दी हुई है। आप 80% 90% रिलायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रोड। और यहाँ पे आप चाहें तो मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने डिजाइन और फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए अपलोड किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उससे आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डिजाइन करते हैं 37 को यूज करके। ओवरले डिजाइन करने के 4 मेथड लिटरेचर में दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि आप इनिशियल डिजाइन ट्रैफिक में से उतने MSA कम कर दीजिए जितने की उस रोड पे ऑलरेडी चल चुके हैं आज की डेट तक, तो रिमेनिंग MSA जो है वो उसकी रिमेनिंग लाइफ हो गई। दूसरा है बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लेवल। इसमें जितना ट्रैफिक चला है उसको काउंट नहीं करते, बल्कि आज के स्थिति में ई वैल्यूज जो आपने निकाली है बैक कैलकुलेशन से, उसके हिसाब से आप क्रिटिकल स्ट्रेस स्ट्रेन निकालिए, और जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई है उसके इक्वेशन से उसकी फटीग लाइफ निकाल लीजिए। अगर वो फटीग लाइफ आपके डिजाइन ट्रैफिक से कम आती है तो इसका मतलब ओवरले की जरूरत है।
तीसरा है कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट लेयर मॉडुलाई विद इनिशियल एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो जो आपने इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन किया था रोड का उस समय क्या ई वैल्यू ली थी और आज जो आपकी बैक कैलकुलेट करके ई वैल्यू आई है उनमें जो रेशो है उसी हिसाब से आप उसकी लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं। और तीसरा है कंपैरिजन ऑफ डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन बाउल शेप। लेकिन IRC 115 जो सजेस्ट करता है वो करता है बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लेवल। सॉफ्टवेयर KGP बैक यूज करते हैं और उसके कुछ इनपुट पैरामीटर हैं और इनपुट पैरामीटर में सबसे पहले जो FWD लोड दैट इज 40 किलो न्यूटन मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड लोड, टायर प्रेशर 0.56 MPa, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस मेजर्ड, डिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस, लेयर थिकनेस, पोशान रेशो, मॉडुलाई रेंज ऑफ ईच लेयर, ये सब पैरामीटर इनपुट होते हैं KGB बैक में। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप ये एस्टिमेट करें कि आपकी जो ई वैल्यूज हैं डिफरेंट लेयर्स की वो किस रेंज में आप रखेंगे आइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए IRC कोड में कुछ गाइडलाइंस है कि अगर आपकी बिटमस लेयर थिक लेयर्स है विदाउट मच क्रैकिंग तो आप इस रेंज में वैल्यू को रखें और अगर आपकी डिस्ट्रेस कंडीशन में है फेयर टू पुअर तो आप ये रेंज ले लें। ग्रेनुलर लेयर के लिए दोनों बेस और सब बेस के लिए 100 to 500 MPa की वैल्यू सजेस्ट की गई है। तीसरा है सबग्रेड लेयर, सबग्रेड की क्या ई वैल्यू ली जाए और यहाँ पर आप या तो उसकी CBR वैल्यू के बेस पे निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन दी हुई है IRC 37 में उसको यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन CBR, या एक यहाँ पे एस्टिमेट करने का तरीका दिखाया गया है कि आप जो डिफ्लेक्शन आते हैं इन तीन डिस्टेंसेस पे 1200, 1500, 1800 मिलीमीटर पे उनका एवरेज ले लें और उस एवरेज को यहाँ पे पुट करें, एवरेज सरफेस डिफ्लेक्शन डेल्टा सॉरी W, और R है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज ऑफ दीज थ्री डिस्टेंसेस। P आपका टोटल लोड है न्यूटन में दैट इज 40,000 न्यूटन। इससे भी आप E वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन इससे जो E वैल्यू आती है और जो एस्टिमेट होती है बैक कैलकुलेशन से वो बैक लगभग 20% का डिफरेंस होता है। तो आपका जो रेंज लें सबग्रेड के ई वैल्यू का वो इससे 1.2 टाइम्स करके उससे 0.8 to 1.2 टाइम की रेंज में आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो IRC कोड कहता है कि आप इसको 20 से लेकर 100 MPa तक मान सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक डिजाइन एग्जाम्पल में कि बिटमस लेयर 170 मिलीमीटर है, ग्रेनुलर लेयर 575 मिलीमीटर है और डिजाइन ट्रैफिक 100 ms से है और डिफ्लेक्शन वैल्यूज जो नॉर्मलाइज करके 40 किलोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग वो ये वैल्यूज हैं। दिस इज सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 सेट ऑफ डेटा के लिए बात करें तो ये आपकी नॉर्मलाइज्ड डिफ्लेक्शन वैल्यूज हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है 35 35 36 36 36। तो इसके साथ कुछ और इनपुट पैरामीटर, सिंगल लोड 40 किलो न्यूटन, कॉन्टैक्ट प्रेशर, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन 7, इनके डिस्टेंसेस यानी कि जियोफोन के डिस्टेंस हैं ये, इनके डिस्टेंस 0, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 और मेजर डिफ्लेक्शंस ये मिलीमीटर में उसमें इनपुट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिफ्लेक्शन लिए हैं पहला सेट यही डिफ्लेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं 0.481, 0.294। थिकनेसेस स्टार्टिंग from the top that is bituminous layer thickness and 575 granular layer thickness, इनके पोशान रेशो 0.5, 0.4, 0.4 और ये हमने रेंज मानी है ई वैल्यूज की टू स्टार्ट द आइटरेशन। इन इनपुट डेटा के साथ सॉफ्टवेयर में जाइए और सॉफ्टवेयर आपको ई वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा। तो लेट अस गो टू द सॉफ्टवेयर नाउ। ये आपका सॉफ्टवेयर है KGP बैक, इसको क्लिक करें और इसमें से जो फोल्डर है KGP बैक इसको खोलें और यहाँ इनपुट डेटा दें। पीक लोड 40,000 न्यूटन, कॉन्टैक्ट प्रेशर 0.56, उसके बाद हाउ मेनी डिफ्लेक्शन पॉइंट 7, उनका डिस्टेंस 0, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 वो सब इसमें फिल कर दें एंड प्रिंट मेजर डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर इन। तो आप ये इस टेबल से लें 0.481, 0.294 और सर ये यहाँ पे फिल कर दें। लास्ट है 0.080। गिव दी पेमेंट रिलेटेड इनपुट 3 लेयर सिस्टम और उनकी थिकनेस 170, 575, सजेस्टेड पोर्शन रेशो 0.5, 0.4, 0.4
और उसके बाद उनकी जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है ई वैल्यू की वो आप दे दें। 750 to 3000 फॉर बिटमस लेयर, 100 to 500 फॉर ग्रेनुलर लेयर एंड 57.2 to 83.2 फॉर सबग्रेड। अभी डेटा देने के बाद बैकग्राउंड में कैलकुलेशन हो रही है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगी तो ये आपको उसी फोल्डर में वापस लेके जाएगा। सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन पूरी हो गई। अब ये बैकआउट फोल्डर खोलिए नोटपैड में और यहाँ आपको ये मिलेंगी जो आपके ई वैल्यूज हैं। ये हैं आपके 1214, 197.4 एंड 70.8। तो आपके पास बिटमस लेयर की 1241.1, ग्रेनुलर लेयर की 197.4 और सबग्रेड की 70.8 ई वैल्यू आ गई। नाउ इसी तरीके से आप सेकंड सेट ऑफ डेटा, थर्ड सेट ऑफ डेटा उसमें आप इनपुट करते रहिए और हर बार आउटपुट मिलता रहेगा। ये थोड़ा लेबोरियस वर्क है क्योंकि केजीबी सॉफ्टवेयर में आपको हर सेट एंटर करना पड़ता है और फिर उसका आउटपुट जो है कहीं रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये आपके पास आ गई ई वैल्यूज। आप टेम्परेचर को से आप इनको करेक्शन कर लीजिए और इन लेयर्स को मानसून के हिसाब से करेक्शन कर लीजिए तो आपकी ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब इन फाइनल वैल्यूज में हम लेते हैं 15 परसेंटाइल मॉडुलाई वैल्यू, यानी कि आप इन सब वैल्यूज को बिटमस लेयर की जितनी भी वैल्यू आपके पास आई है, मान लीजिए आपके पास 80 डेटा सेट है तो 80 डेटा सेट का 15 परसेंटाइल आप निकालिए एंड दैट इज 112 MPa। सिमिलरली फॉर ग्रेनुलर लेयर फॉर सबग्रेड। इस 15 परसेंटाइल को आप मान के चलते हैं कि ये हमारी डिजाइन वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज को आप लेके नाउ यू डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो करंट रोड है, जो इस एग्जिस्टिंग रोड है वो आपकी एडिक्वेट है कि नहीं है। तो IIT पेव सॉफ्टवेयर को रन करें ई वैल्यूज के साथ। तो IIT पेव सॉफ्टवेयर से आपको रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है टेंसाइल स्ट्रेन एट बॉटम ऑफ बिटमस लेयर, ये आएगा 284.5 एंड इस स्ट्रेन को आप फटीग लाइफ इक्वेशन में रखिए तो आपको फटीग लाइफ मिलती है 11.07 ms से। आपका डिजाइन ट्रैफिक था 100 ms से, तो फटीग में ये अनसेफ है। ठीक इसी प्रकार से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप ऑफ सबग्रेड 439.6 माइक्रोन और इसको रटिंग इक्वेशन में रखेंगे तो आपकी रटिंग लाइफ आती है 233। तो रटिंग में ये सेफ है बट फटीग में अनसेफ है, देयरफॉर इसको ओवरले की जरूरत है। तो लेट अस अस्यूम दैट वी प्रोवाइड ए लेयर ऑफ 95 मिलीमीटर BC ओवरले विद VG30 बाइंडर। तो आपकी 4 लेयर हो गई, 3 लेयर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की और 1 लेयर ओवरले की। और अब जो नए इनपुट पैरामीटर हुए वो हुआ लेयर थिकनेस 95, 170, 575 एंड नीचे सबग्रेड है। प्लास्टिक मॉडुलस 95 लेयर थिकनेस का, VG30 कॉरेस्पॉन्डिंग IRC37 से ले लें आप 1695 लेटेस्ट से, और ये वो है जो आपने निकाले हैं KGB बैक सॉफ्टवेयर से बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। पोर्शन रेशो 0.5, 0.4, 0.4, 0.4 and again you find out what is the tensile strain at the bottom of bitmous layer 159.8 micron, इसके corresponding fatigue life 104.4 safe। सबग्रेड लेवल के टॉप पे 208.3 कंप्रेसिव स्ट्रेन, रटिंग लाइफ 690, इट इज सेफ एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओवरलेड पेमेंट इज सेफ फॉर बोथ फेल्योर क्राइटेरिया यानी फटीग एंड रटिंग। तो 95 मिलीमीटर की ओवरले इसके लिए काफी है। सो इस तरीके से हम FWD को यूज करके ओवरले डिजाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है, जरूर लिखिएगा।